पूर्वी दिल्ली में बदमाशों का बेखौफ कहर जारी। लूट का विरोध करने पर युवक की गला रेतकर हत्या। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर 2 नाबालिग को पकड़ा। मामले में पुलिस आगे की कर रही है जांच। जीटीबी अस्पताल में युवक की संदिग्ध मौत। लाश मिली तो शरीर पर नहीं थे चोट के निशान। परिजन शव देखने पहुंचे तो आंख से बह रहा था खून। बीजेपी ने केजरीवाल के इस्तीफे को बताया झूठ की राजनीति। इस्तीफे में 2 दिन लेने पर जताया ऐतराज। कांग्रेस का कहना केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं। सौंदर्यीकरण पर खर्च किए गए करोड़ों रुपए पर फिरा पानी। अचानक प्रीत विहार में लगे शेड हुए धाराशाही। शेड के गिरने के साथ ही पास में खड़ी इको स्पोर्ट कार्ट हुई तहस नहस। कृष्णनगर पुलिस ने स्नैचर को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से स्कूटी बरामद। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। रुख करेंगे पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों की ओर। उत्तर पूर्वी जिले में अपराध चरम पर है। 2 नाबालिगों ने लूट का विरोध करने पर चाकू से पहले युवक का गला रेता, फिर ताबड़तोड़ वार करके उसकी हत्या कर दी। नाबालिगों का आतंक यही नहीं रुका। उन्होंने युवक का शव सड़क से 10 फीट नीचे डीडी के ग्राउंड में फेंक दिया। एक राहगीर ने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने अब्दुल कयूम का शव को कब्जे में लेकर जीटीबी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शास्त्री पार्क थाना ने हत्या समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने 15 और 17 साल के 2 नाबालिगों को दबोचा है। मूल रूप से बिहार के दरभंगा के रहने वाले अब्दुल कयूम पिता और भाई के साथ शास्त्री पार्क में किराए पर रहते थे। मिली जानकारी के मुताबिक चाचा के बेटे मुर्तजा ने बताया कि अब्दुल कयूम रविवार रात को रिक्शा लेकर घर लौट रहे थे। जब वो 8 बजे शास्त्री पार्क फ्लाईओवर के लूप के पास पहुंचे, तभी 2 बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और मोबाइल लूटने लगे। उस वक्त सड़क पर काफी भीड़ भाड़ थी। विरोध करने पर बदमाशों ने पहले उनके भाई के साथ मारपीट की और उसके बाद चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। लहूलुहान हालत में उनके भाई को सड़क के ग्राउंड में फेंक दिया। मोबाइल लूटकर बदमाश वहां से चले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को जगप्रवेश चंद अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से पुलिस ने बदमाशों की पहचान की। वो भी शास्त्री पार्क इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने वारदात के कुछ घंटे बाद उन्हें मुर्गा मार्केट के पास से दबोच लिया। दोनों आरोपी नशे के आदी हैं। सर, मामला कुछ नहीं था। मामला वो अपने घर से किसी रिश्तेदार के पास आ रहा था। उधर बुलंद मस्जिद की तरफ से आ रहा था, चांद मस्जिद की तरफ। तो फ्लाईओवर के पास जो लालवत्ती है शास्त्री पार्क का, उसी फ्लाईओवर के पास वहाँ पे वो मोबाइल छीनने वाला लड़का सब था। वहाँ पे 6-7 उसने उसका मोबाइल छीनने लगा तो उससे वो पकड़ दकड़ करने लगा। अपना मोबाइल कोशिश किया कि मैं अपना मोबाइल ना छीनने दूँ। उसी दरमियान उसके पास चाकू था। उसने उसको पहले तो धक्कम दुक्की हुआ। धक्कम दुक्की होने के बाद उसने 4-5 बारी पेट में चाकू घुसेड़ दिया। मरने वाले का उम्र था करीब 30-32 साल का था। 35 साल के आसपास था उसका उम्र। पहले कोई दुश्मनी नहीं थी, बस छीना झपटी के चक्कर में मारा गया, चोरी चकारी के चक्कर में। किसने मारा है पता नहीं पाया? 2 गिरफ्तार हुआ है, वो भी दोनों नाबालिग है। वो भी आज गिरफ्तार हुआ है। 4 दिन के बाद वो छूट जाएगा, उसका कोई वही नहीं। उनका नाम था एमडी कयूम और वो ठेला चलाते थे। उनका ठेला चलाने से ही घर परिवार चलता था। वो बुलंद मस्जिद से चांद मस्जिद की तरफ आ रहा था अपने दोस्तों से मिलने के लिए, और इसी दौरान बीच में जो है ना वो मोबाइल छीनने के कारण उसे मार दिया गया। जानकारी मुझे लगी 2 बजे करीबन कि मेरे भाई की डेथ हो चुकी है। 6-7 लड़कों ने मिलके, शास्त्री पार्क के बुलंद मस्जिद के लड़के थे, उन्होंने मिलके उसके हाथापाई कर रहे, उनसे फ़ोन वोन छीना, पैसे वैसे छीने। 10-12 हज़ार रुपये थे उसके जेब में, जिसमें से थोड़े बहुत निकाल लिए। बाकी जो उनके अंदर रह गए तो मिल गए। और जब हाथापाई हो गई तो इन्होंने फ़ोन वोन छीना और उसके पेट में चाकू घोंप दिए। 5-6 बार वार करा। 5-6 बार वार करने के बाद उन्होंने उधर फेंक दिया डिवाइडर के उस तरफ। डिवाइडर के उस तरफ फेंकने के बाद जब देखा तो उधर, जब उन्होंने देखा कि इधर सांसें चल रही है, तो उन्होंने क्या करा कि उस तरफ कूद के उनके पत्थर मारे, उनके मुंह पे पत्थर मारा, तो ये सब सुझा दिया पूरा पत्थर से।
फिर उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले गए, कोई अनजान आदमी ले गया उनको, यहाँ तक जैसे हॉस्पिटल तक ले गए उनका दम वहीं टूट गया बीच में। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल कैंपस से युवक की संदिग्ध मौत का हैरान करने वाला मामला सामने आया। हैरान करने वाला इसलिए क्योंकि जब युवक की लाश मिली तो उसके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था, लेकिन जब परिजन लाश की शिनाख्त करने पहुंचे तो उसके चेहरे पर न सिर्फ चोट के निशान मिले बल्कि आंख के पास से खून भी बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने बुरी तरह पीटा है। वही पुलिस का दावा है कि जब लाश मिली तो चोट का कोई निशान नहीं था। यही कारण है कि मामला पुलिस के लिए भी पहेली बन गया। अब पुलिस की निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं, जिससे युवक की मौत की वजह साफ हो पाएगी। मृतक की पहचान 35 साल के अमित के रूप में की गई। मिली जानकारी के मुताबिक अमित पिछले करीब 7 साल से दिल्ली में रह रहा था और वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एक गाँव का रहने वाला है। यहाँ दिल्ली में एक डॉक्टर के यहाँ काम करते थे और वहीं पर रहते थे। परिजनों ने किसी पर संदेह नहीं जताया, लेकिन ये मानना है कि उनके भाई की पीट कर हत्या कर दी गई है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफे के बाद से ही राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता ने अलग अलग पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से बात की। दोनों ही पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का तंज कसकर घेराव करते हुए नजर आए। कृष्णानगर से बीजेपी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अनिल गोयल ने और निगम पार्षद पंकज लूथरा ने कहा कि केजरीवाल झूठ की राजनीति करते हैं, वो केवल लोगों को गुमराह करते हैं। अगर इनको इस्तीफा देना था तो जेल के दौरान और जेल जाने से पहले भी दे सकते थे। अब जब इस्तीफे की बात भी है तो 2 दिन का वक्त मांगा है। ये बात कहीं ना कहीं झूठी भी साबित हो सकती है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता चंद्रमोहन ने भी अरविंद केजरीवाल को झूठ बोला और कहा कि ये केवल झूठ की राजनीति है। अगर इस्तीफा देना है तो दे दीजिए, ये समय सीमा देना कहाँ तक सही है। जनता जान चुकी है कि आप दोबारा मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। इसी पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं और प्रवक्ताओं से बात करनी चाहिए तो कोई भी कैमरे के सामने नहीं आया। अब कोर्ट ने भी उनको इंडिक्ट कर दिया है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि अब वो फिर कोई जनता को बरगलाने के लिए कोई और शिगुफा फेंकेंगे। 2 दिन बाद ये रिज़ाइन देंगे ना देंगे ये भी नहीं मालूम। हो सकता है ये अपने एमएलए से कहा है, कुछ जनता से, आम पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा नहीं साहब हमको केजरीवाल ही चाहिए। तो इनका कोई भरोसा नहीं है। ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले प्राणी हैं। ये इस्तीफा देने के बाद जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तय नहीं है, और जाएंगे तो कौन आएगा, क्या करेगा, ये सब राजनीतिक प्रपंच है और कुछ नहीं है। ये दुष्ट व्यक्ति हैं, इनकी बातों में नहीं, इनके रोम रोम में है, इनके कण कण में झूठ बसा हुआ है और ये चाहते नहीं कि दिल्ली का भला हो। अगर ये दिल्ली का भला चाहते तो जेल जाने से पहले ही इस्तीफा दे सकते थे। आज भी उन्होंने जुमला छोड़ा है कि मैं इस्तीफा दूंगा और मैं पब्लिक की सहानुभूति करने के लिए, लेकिन पब्लिक समझदार हो चुकी है। ये जल्दी से इस्तीफा दें ताकि दिल्ली का बेड़ा गर्क होने से बचे और कोई अच्छा आदमी भारतीय जनता पार्टी का या दूसरी पब्लिक चाहेगी आकर वो मुख्यमंत्री बने, चुनाव हो और ताकि दिल्ली का विकास हो सके। ऐसे व्यक्ति को, जो घटिया मानसिकता वाले व्यक्ति हैं, इनको तो अब नहीं, आज से 5 साल 10 साल पहले ही भाग जाना चाहिए था, लेकिन ये इतने लेट जा रहे हैं। ये हमारी दिल्ली की पब्लिक का दुर्भाग्य है। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा एक ढकोसला है, और ढकोसला का कारण ये है कि एक इमोशनल कार्ड अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के साथ खेलना चाहते हैं। मैं सचेत करता हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि वो इमोशनल कार्ड ना खेल के दिल्ली की जनता की हित की बात करें, और वो ये बताएं कि उनकी और उनकी पार्टी पर, उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनका कारण क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, और आपके जेल में रहने और आपके मंत्रियों को जेल में रहने का सच क्या है, और उस सच को ये भी बताएं कि अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो आपके पास तथ्य क्या है, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप आप पे लगे हैं, आपकी पूरी पार्टी और आपके विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। ये प्रामाणिकता आपको देनी चाहिए और साथ के साथ जल्द से जल्द आपको इस्तीफा देना चाहिए ताकि दिल्ली की जनता को वो सुविधाएं मिल सके जिसकी वो हकदार है। पूर्वी दिल्ली के विकास मार्ग का करोड़ों रुपए खर्च कर सौंदर्यीकरण किया गया, लेकिन प्रीत विहार में सरकार द्वारा कराया गया सौंदर्यीकरण विफल नजर आया। आपको बता दें, प्रीत विहार में झंकार बैंक्वेट के सामने बने डिजाइनर शेड अचानक देर रात गिर गए और उसके गिरने से पास में खड़ी गाड़ी इको स्पोर्ट तहस नहस हो गई, जिसकी वजह से गाड़ी के मालिक को काफी नुकसान हुआ। इसको लेकर जब सीसीएन संवाददाता ने मालिक से बात करनी चाहिए तो वो इस परिस्थिति में नहीं थे, लेकिन जानकारी देते हुए बताया कि पास में ही पीडब्ल्यूडी का कार्य चल रहा है, जिसमें लगातार रोड पर ड्रिल की जा रही है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन से शायद शेड गिर गए और हमारी गाड़ी को नुकसान हो गया। मालिक ने साफ तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
उनका कहना है कि केवल टेंडर देने से काम नहीं होता, बीच में काम की तहकीकात करना भी जरूरी है। इस घटना को लेकर सीसीएन संवाददाता ने इलाके के विधायक ओपी शर्मा से बात की। उनका कहना है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। पूर्वी दिल्ली के विकास मार्ग का सौंदर्यीकरण किया गया था और काफ़ी अच्छा बनाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं काम में कुछ ना कुछ कमी थी और आज उसका नतीजा देखने को मिल रहा है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ प्रीति विहार क्षेत्र, ये लगता है झंकार बैंकेट के बिल्कुल सामने, जहाँ पर ये जो सौंदर्यीकरण के दौरान एक शेड बनाई गई थी वह अचानक गिर गई और एक गाड़ी का नुकसान हो गया। आपको बता दें कि ये गाड़ी इको स्पोर्ट फोर्ड की है और यहाँ पर व्यवसाय करने आते व्यक्ति की है। उनसे जब हमने बात करना चाहते तो वो भी इस परिस्थिति में नहीं थे कि कैमरे के सामने है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पास में ही PWD द्वारा जल बोर्ड का एक काम चल रहा है और इसकी वाइब्रेशन होती है, काफ़ी वाइब्रेशन उन्होंने कहा था कि महसूस भी होती है, ऑफिस के अंदर भी उसी से ये हुए। पुलिस ने इसमें फ़िलहाल कंप्लेंट पे मुकदमा दर्ज किया है और उन्होंने बताया कि इसकी अधिक जांच होगी और इसी पर तमाम अधिकारियों का भी कहना है कि इसमें जो मिलावट की गई है या कि कुछ भी परिस्थिति बनी है और गाड़ी का जो नुकसान हुआ है उसका भरपार किया जाएगा। लेकिन अभी ये फ़िलहाल श्योरिटी नहीं की जा सकती कि ये किस कारण से गिरा है और इसमें कौन कौन शामिल है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, सीसीएन दिल्ली। थाना कृष्णानगर की पुलिस ने एक स्नैचर को गिरफ्तार किया। आरोपी से अपराध में इस्तेमाल की गई स्कूटी बरामद की गई। आरोपी की पहचान समीर के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को कृष्णानगर के हैप्पी चौक F ब्लॉक के पास 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मोबाइल फोन छीनने के संबंध में PCR कॉल मिली। शिकायतकर्ता ने बताया कि जब वो जैन मंदिर ऋषभ विहार जा रहा था तब स्कूटी पर 2 व्यक्ति आए और हाथ से मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। घटना के दौरान स्कूटी सवार ने हेलमेट पहना हुआ था। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस की टीम ने मामले की सुलझाने के लिए घटनास्थल के 20 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाले और जांच की गई। इसके बाद CCTV फुटेज के आधार पर स्कूटी के मार्ग का पीछा किया गया और संदिग्ध का हुलिया गुप्त मुखबिर को दिया गया। घटना के दौरान बाइक सवार ने हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन CCTV फुटेज में पीछे बैठे व्यक्ति का चेहरा साफ दिखाई दिया। गहन तलाशी और निगरानी के बाद संदिग्ध की पहचान कर ली गई। ई-वाहन ऐप के जरिए इस्तेमाल की गई स्कूटी की नंबर प्लेट का भी पता लगाया गया। इसके बाद स्कूटी छीनने वाले समीर को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल की गई स्कूटी बरामद कर ली गई। छीना गया मोबाइल फोन अभी बरामद नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस से आरोपी की तलाश कर रही है। दिल्ली के गीता कॉलोनी में शनिवार को अज्ञात बदमाशों ने 2 भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में अब क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करके शव परिवार को सौंप दिया था। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। घटना के बारे में परिजनों और स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की गई। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि किराएदारों से मकान खाली कराने के विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें, शनिवार के दिन बदमाशों ने गीता कॉलोनी इलाके के रानी गार्डन इलाके में 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बड़े भाई का घर में घुसकर मर्डर किया गया, जबकि छोटे भाई को दुकान में मौत के घाट उतार दिया था। शक्करपुर की जनता को एक नई सौगात मिलने जा रही है। बता दें, शक्करपुर स्थित एक 1200 गज के प्लॉट में MCD का पार्क बनाया जाना है। यहाँ शक्करपुर के निगम पार्षद रामकिशोर शर्मा ने MCD साउथ जोन डिप्टी कमिश्नर अंशुल सिरोही के सहयोग से सुंदर पार्क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। इस कदम से स्थानीय लोगों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि खाली पड़े इस प्लॉट को लोगों ने कूड़ादान समझ लिया था, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें भी हो रही थी। साथ ही बदबू का भी सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब यह MCD का सुंदर पार्क बनने जा रहा है। सीसीएन संवाददाता से बात करते हुए निगम पार्षद ने कहा कि जनता का वो वादा आज पूरा होने जा रहा है जो उन्होंने चुनाव के समय मुझसे मांगा था। फिलहाल अभी प्लॉट पर पड़े हुए कूड़े को हटाने और प्लॉट को साफ करने का काम किया जा रहा है। वहीं स्थानीय जनता का कहना है कि हमें बहुत खुशी हो रही है। इसके साथ ही यहाँ लगने वाले कूड़े के ढेर से भी हमें निजात मिलने जा रही। अब हम मॉर्निंग वॉक अपने ही एरिया के पार्क में किया करेंगे। फ़िलहाल मैं शक्करपुर में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो 1200 गज का जो प्लॉट है, जो पहले कूड़े का मैदान हुआ करता था, अब वो बच्चों का खेलने का मैदान बनने वाला है। इसमें कोई इसका वारिस नहीं था। यहाँ के निवासियों ने सभी नेताओं से गुहार लगाई, सब अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन इन्होंने मुझे भी ये कहा कि आप जीतने के बाद क्या इसको बनवाएंगे, हम यहाँ सड़ रहे हैं। अभी देखिए कितने कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं चारों तरफ।
जब यहाँ बारिश होती है और जब हवा चलती है तो ये यहाँ बैठ नहीं सकते, खिड़कियाँ बंद करनी पड़ती हैं। तो मैंने तय किया डीसी साहब से कि आप इसे आकर देखो। वो अभी 3-4 दिन पहले आए। आने के बाद उन्होंने देखा तो बहुत बुरा हाल है और बीचों बीच लोकेलिटी के है। तो उन्होंने कहा कि शर्मा जी आप भी मुझे सपोर्ट करना, हम इसको एक पार्क डेवलप करेंगे। इसमें कूड़ा डलता है और कूड़ा ढला घर बन गया है। ये दंश ये ब्लॉक के मोहल्ले वाले सारे झेल रहे हैं। हम दुर्गंध, चूहे और गंदगी से परेशान हैं। हमने अलग अलग नेताओं से गुहार लगाई कि भी ये समस्या का समाधान हो, उसको पार्क में डेवलप किया जाए ताकि क्षेत्रीय निवासियों को भला हो सके और क्षेत्रीय निवासी इस जो लावारिस प्लॉट है इसका लाभ उठा सके। यहाँ के निवासी जो दूर दूर पार्क में सुबह के लिए जाया करते थे ताज़ी हवा लेने के लिए, उनको अब यहीं पे घर बैठे ये सौभाग्य प्राप्त होगा। बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, और ऑलरेडी ये पार्क था और पार्क ही रहेगा। कूड़ा डाल के लोगों ने तो बदबू, लोग यहाँ के जो निवासी हैं, मूल निवासी, उनको ना तो बेचारे सांस ले पा रहे हैं ना कुछ पा रहे हैं। इतनी बीमारियाँ हो रही हैं, चूहे धक्कड़ वगैरह हो रहे हैं। और ऑलरेडी ये नक्शे में, डीडीए के नक्शे में पार्क घोषित है जो कि लैंड में कर रखा है। और पिछले 50 सालों से हम लोग झेल रहे हैं यहाँ पे, और सबने पूरे एफर्ट लगाए, मोहल्ले वालों ने, आरडब्ल्यू वालों ने लेटर भी दिए एसएचओ वगैरह को, निगम पार्षद को, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं करी। जो रामकिशोर शर्मा जी ने एक्शन लिया वो अगर पहले हो जाता तो ये पहले ही पार्क बन जाता हमारे। ये जो भूस्थल बताया जा रहा है इस पे काफ़ी लोगों, बिल्डर्स की नज़र थी, जिसको कहीं ना कहीं बचाते हुए जनता को सौंपने का काम यहाँ के मौजूदा निगम पार्षद कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में भूमि पूजन के साथ ही रामलीला की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। बता दें रविवार के दिन श्री बालाजी रामलीला कमेटी ने CBD ग्राउंड में भूमि पूजन किया। इस खास मौके पर रामलीला के प्रांगण में कई दिग्गज नेता भी पहुंचे। CBD ग्राउंड में रामलीला का मंचन 2 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और रामलीला में कई प्रकार के झूले और खाने आदि की व्यवस्था की जाएगी। संवाददाता से बात करते हुए श्री बालाजी रामलीला कमेटी के प्रधान रमेश शर्मा ने बताया कि इस बार लोगों को लुभाने के लिए एंट्री गेट को राजस्थान स्थित हवा महल की तरह बनाया जाएगा। साथ ही आधुनिक तकनीकों द्वारा रामलीला का मंचन होगा। लेजर लाइट का भी उपयोग किया जाएगा। अजय याग्निक जी के द्वारा जो है सुंदरकांड का जो है पाठ किया गया, उस पाठ को सुनने के लिए लगभग जो कि 700 से 800 के बीच में जो है जो राम भगत आए थे, और उनका सिर्फ एक ही भाव था जो कि अजय याग्निक जी ने कहा कि जो आज का लीला का मंचन जो आगामी 2 अक्टूबर से लेके और 13 अक्टूबर तक रहने वाला है, और वो राम जी जो है आप सब पे जो है लीला कमेटी पे जो है अपार जो है अपना आशीर्वाद बनाए रखें। विशेष रूप से देखिए, एक तो लेजर गेट के द्वारा, लेजर लाइट के द्वारा जो हमारा गेट रहेगा, और मेन जो मुख्य द्वार हमारा रहेगा जयपुर का जो हवा महल है उसके ऊपर रहेगा। लीला मंचन प्रयास यही है हमारा सबका, जो कि लीला कमेटी के हमारे जो कह लीजिए लीला मंच का संयोजक श्री नरेश सिक्का जी करते हैं। इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है कि लीला में जो भी कलाकार भाग लेंगे उनका विशेष रूप से जो तैयारी पहले ही रहेगी। सन 2005 से शुरू किया तो अब करते अनुभव के हिसाब से हर साल कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। पिछले साल हमने एक नया प्रयास किया था कि ड्रोन के द्वारा हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे, और उसका इतना वो हुआ कि मोदी जी ने, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसकी एक कार्यक्रम के दौरान काफ़ी चर्चा की कि तकनीक का इस्तेमाल रामलीलाओं में कैसे किया जा रहा है। और हमारा यही प्रयास है इस साल कुछ भी ऐसा अरे कि सारी जनता भी उसको सराहे और ऊपर भी एक संदेश जाए कि श्री रामलीला कमेटी के द्वारा हम क्या क्या और नए नए प्रयोग या प्रयास कर सकते हैं। सिक्योरिटी में हर वर्ष की बात ही DFMD जो भी होते हैं, और अपने हाथ में स्कैनर हैं, और सफाई की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, थाने में हमने एप्लीकेशन भी दी हुई है। वो तो जो गार्ड देंगे, उसके अलावा हमारे वॉलंटियर्स काफ़ी होते हैं, हम उनको भी लगाते हैं। पूर्वी दिल्ली में रामलीला का आयोजन धूमधाम से होता है। रामलीला के मंचन को लेकर रामलीला कमेटियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी को लेकर CCN संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली में होने वाले अलग अलग रामलीला मंचन की तैयारियों का जायजा लिया। बता दें इलाकों में रामलीला के पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। इसी को लेकर श्री बालाजी रामलीला सोसाइटी के लीला मंत्री नरेश सिक्का से बात हुई। उन्होंने बताया कि इस बार थीम जयपुर का रंग महल रखा गया है। इस बार भी ड्रोन की मदद से मंचन किया जाएगा। वहीं रामलीला सोसाइटी के प्रधान सतीश लूथरा ने बताया कि इस बार हमने स्टेज की दिशा में बदलाव किया है ताकि लोगों को रामलीला देखने में ज़्यादा सुविधा दी जा सके। दूसरी तरफ CBD ग्राउंड में होने वाली हनुमत सोसाइटी की रामलीला के चेयरमैन नीलकमल ने बताया कि
इस बार डीडे की तरफ से हमें रामलीला मंचन के लिए नई जगह दी गई है। हमारी कोशिश यही है कि हम लोगों को और सुविधाएं दे सके। हमने विशेष तौर पर सिक्योरिटी पर भी ध्यान दिया है। यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। आपको बता दें, इससे जुड़े कई पोस्टर और बैनर रास्ते में लगाए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि पोस्टर बैनर लाल बत्ती पर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें लाल बत्ती देखने में परेशानी हो रही है। लीला मंचन के अंदर हम विशेष रूप से कुछ नई प्रयासों को भी साथ लाएंगे। जैसा कि पिछली बार भी सभी ने देखा, दिल्ली के अंदर श्री बालाजी रामलीला कमेटी एक ऐसी कमेटी थी जिसने ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए सीता हरण के दृश्य को और हनुमान जी जब संजीवनी लेके आते हैं उस दृश्य को ड्रोन से दिखाया था। तो इस बार हमारा एक विशेष हम प्रयास करेंगे कि राम बारात का एक विशेष जुलूस जो है वो एक ऐसे समय को हम टाई अप करेंगे कि राम बारात जो है कुछ एरिया से होती हुई और जनक महल में पहुंचेगी। उसके बाद में सीता विदाई का जो दृश्य है वो भी दिखाया जाएगा। देखो, सड़कों पे बैनर और ये नहीं लगेंगे तो पता कैसे लगेगा कि रामलीला की तैयारी शुरू हो गई है। तो कोई मैटर नहीं है कि सड़कों पे बोर्ड लग रहे हैं या क्या लग रहा है, ये कोई मैटर नहीं है। बाकी जो हमारी रामलीला चल रही है ना तैयारी, वो रामलीला ग्राउंड के अंदर चल रही है। बाहर तो हम ज़्यादा देखते नहीं, क्योंकि बाहर क्या है, पब्लिक आती है, पब्लिक को दिखता कहाँ से, बाहर से दिखता है, इसलिए बोर्ड लगाने पड़ते हैं। इस दिशा में जाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लोगों का तांता लगेगा, आपका नाम ऊंचा होगा, रामलीला का नाम बहुत भव्य होता जाएगा। देखिए, अभी हमें 4 दिन पहले 5 दिन पहले ये जगह मिली है और 14 तारीख को हम रात को देर रात्रि फ्री हुए हैं भूमि पूजन करने के बाद। लगातार तैयारियां, कई दिमाग में विचार विमर्श चल रहा है। हमारी रामलीला कमेटी आपस में विचार कर रही है। पुतले बनने शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हो साइड में यहाँ पर जो असत्य पर सत्य की विजय के 3 पुतले फूके जाते हैं हर वर्ष दशहरे पर। उसमें अंदाजा 1.25 महीने 1.5 महीना लगता है, वो बनने शुरू हो चुके हैं। गेट का काम लगभग शुरू हो चुका है और अभी कुछ और मुख्य स्थलों पर गेट लगने बाकी हैं। उसके अलावा ग्राउंड पे ये सब काम आप देख ही रहे हैं। मंचन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज ही हमने टेंट वाले को मंच का साइज़ वगैरह सब डिस्कस किया है, स्टेज डेकोर फाइनल किया है। 2022 में भी जब हमने रामलीला की थी, जब भी हमारा सिक्योरिटी पे सबसे विशेष ध्यान था। लोगों को सुरक्षा पर पहुंचाना सबसे प्रथम एक कार्य है और इस वर्ष भी हमने अलग से बाउंसरों की पूरी टीम हायर करी है। बहुत बड़े लेवल पे बाउंसर्स आ रहे हैं। सिक्योरिटी के और भी एजेंसियों को हमने हायर किया है। मचान बनाई जाएंगी। दिल्ली पुलिस का पूरा जो सहयोग, जो भी दिशा निर्देश दिल्ली पुलिस हमें देगी, उनको सबको प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। अभी जो हमारा प्लान है, जो व्यवस्था बैठने के लिए, लोगों के दर्शकों के देखने के लिए, वो लगभग 4 से 5 हज़ार लोगों के बैठने की व्यवस्था को किया जा रहा है। और बाकी तो स्टेज, और जैसे कि आज कमेटी की मीटिंग हुई और स्टेज का साइज़ और सब डिज़ाइन डिसाइड हुआ है, तो बनने के बाद रूप आएगा। लेकिन लगभग इतना अंदाज़ा बता सकते हैं कि इतने लोगों की तो बैठने की व्यवस्था होगी। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने पूर्वी दिल्ली की 11 विधवा माताओं को प्रभु श्री राम के दर्शन कराने के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सभी के साथ अयोध्या के लिए उड़ान भरी। बता दें, ये वो महिलाएं हैं जिनका कोई पुत्र नहीं है और जो घरों में या मंदिर में सफाई की सेवा करके अपना जीवन का गुजारा करती हैं। श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि उनके ठहरने के लिए अयोध्या में एसी कमरों की व्यवस्था की गई है और उनके लिए साड़ी, चप्पल, बैग भी उपलब्ध कराए गए। सभी महिलाएं दोपहर 3 बजे अयोध्या हवाई अड्डे पहुंची और पहले दिन हनुमान जी के दर्शन किए, मां सरयू नदी की आरती के दर्शन किए। सभी महिलाएं पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर यानी कि 17 सितंबर को प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगी। 11 माताएं जो विधवा हैं, जिनके कोई संतान नहीं है, ऐसी माताएं आज हमारे साथ अयोध्या की यात्रा करने वाली हैं। ये वो माताएं हैं जिनको अपने जीवन यापन करने के लिए लोगों के घरों में काम करना पड़ता है, घरेलू सहायिका का काम करती हैं या किसी मंदिर में पोछा लगाकर मंदिर के प्रसाद से अपना गुजारा करती हैं। हमारा सौभाग्य है कि ऐसी माताओं को हमें ले जाने का अवसर मिल रहा है। ऐसी 11 माताओं को अभी हम दिल्ली के एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए उड़ान भरने वाले हैं और अयोध्या पहुंचकर वहां पे हम सबसे पहले आज हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान जी के दर्शन करने वाले हैं। उसके बाद कल हम लोग सरयू नदी में स्नान करने के बाद भगवान श्री रामलला के दर्शन करेंगे।
माताओं को कोई परेशानी ना हो, इनके रहने की कोई व्यवस्था जो की गई है उसमें परेशानी ना हो, खाने की व्यवस्था ठीक हो, इनको जब ये घूमे तो कहीं खो ना जाए, इनकी देखभाल करना इन सभी साथियों का काम है। मैं इन सबका भी धन्यवाद करता हूँ। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।